अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि मैंने आप लोगों के लिए एमडीकेट जो नेशनल लेवल पर होगा उसके हवाले से आपके लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो उसी सिलसिले की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसका नाम है नर्व इम्पल्स। तो हम इसको देखेंगे हमारी सिंध की बुक से, फेडरल, पंजाब, केपीके और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसे हम। सबसे पहले अपनी सिंध की बुक में देखें तो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन हमें बताई जा रही है कि नर्व इम्पल्स क्या है। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो डिपेंड करता है आयंस पर। ये आयंस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे। द सिग्नल बिगिन एज चेंज इन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो जब भी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट यानी चेंजेस आएंगे इन आयंस में तो फिर ये सिग्नल प्रोड्यूस होगा। अब आप जानते हैं बेटा, न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट भी करते हैं और न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को प्रोपिगेट यानी ट्रांसमिट भी करते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, लेकिन किस पर? न्यूरोलीमा पर। डिफरेंसेस जो चार्जेस हैं वो किस तरह से मौजूद हैं? हमारे पास जनरली याद रखना है आपने कि जब भी न्यूरॉन्स की बात की जाती है या मसल्स की तो पॉजिटिव आयंस मोस्टली मेम्ब्रेन से बाहर होते हैं और नेगेटिव आयंस इनर साइड पर। क्यों होते हैं उसको देखते हैं। तो भी कह रहे हैं जो डिफरेंसेस हैं आपके चार्जेस में, डिफरेंस इन द चार्ज गिव राइज एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंसेस की वजह से मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। वोल्टेज मेजर अक्रॉस द न्यूरोलीमा इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब इस वोल्टेज को मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा दो तरह के हम पढ़ने वाले, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल। देखिए, नर्व इम्पल्स की प्रॉपर डेफिनेशन बताई जा रही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन है मैसेज इसका जो न्यूरॉन से जाते हैं। ये कैसे ट्रेवल करते हैं बेटा? डेंड्राइट्स और एक्सॉन से ट्रैवल करेंगे ड्यू टू वोल्टेज प्रोटीनिंग गेटेड चैनल। तो प्रोटीन्स के जो चैनल्स हैं उनको यहाँ नाम दिया जा रहा है वोल्टेज गेटेड या वोल्टेज के प्रोटीनिक गेटेड चैनल्स। ये चैनल ओपन क्लोज होते रहते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आते हैं। और न्यूरोलीमा की आपको पोलैरिटी याद रखनी है कि ये इनर साइड से नेगेटिव होती है और आउट साइड से पॉजिटिव होती है। तो एक्चुअली यहाँ ये बात ऐसे याद रखनी है कि आपको मोर पॉजिटिव आइंस मिलते हैं मेम्ब्रेन से बाहर तो वो पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव आइंस मिलते हैं मेम्ब्रेन के अंदर इसलिए वो नेगेटिव। आगे बढ़ें तो देखें आइंस की डिस्ट्रीब्यूशन बताई जा रही है आपको। पोलराइजेशन की मीनिंग बता रहे हैं कि देयर इज़ इंट्रासेलुलर मेजर पॉजिटिव आइंस और पोटाशियम आइंस। अगर सेल के अंदर देखते हैं हम तो हमें और पोटाशियम आइंस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और सोडियम आइंस कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर आइंस यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर। अब ये जो कंसनट्रेशन है अगर हम पोटाशियम को कंपेयर करें इन साइड आउट साइड से तो पोटाशियम इनर साइड 30 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह सोडियम की कंसनट्रेशन को हम कंपेयर करें तो ये 10 टाइम्स आउट साइड ज़्यादा है। सिर्फ सोडियम सोडियम का कंपैरिजन, पोटाशियम पोटाशियम का कंपैरिजन। तो अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन 1:3 बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटेड लार्जली बाय द सोडियम पोटाशियम पम्प। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए पम्प्स मौजूद होते हैं। अगर बेटा मैं इससे थोड़ा सा आपको आगे लेकर केपीके की बात समझाऊं तो केपीके वालों ने इसी बात को कुछ अच्छे तरीके से समझाया है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जहां हमें ये बात मिलती है। देखें, ये कह रहे हैं केपीके की बुक में कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अलोंग द न्यूरॉन रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ आइंस। दिस इज कैरिड बाय टिनी होल्स कॉल्ड चैनल्स, ठीक है। दीज चैनल्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, पम्प्स एंड गेट। चैनल दो तरह के होते हैं, एक पंप और एक गेट। पंप का काम क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूवमेंट करवाना। गेट्स का काम क्या होगा? ये फैसिलिटी डिफ्यूजन करवाएंगे।
अब कुछ गेट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन में काम करते हैं, तो उसको हम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स कहते हैं, और कुछ गेट्स को कोई हर वक्त फंक्शन करते हैं तो उन्हें हम सिंपली नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स कहते हैं। तो ये देखें केपीके की बुक ने बहुत आसान कर दिया आपके लिए, हमारी बुक ने काफ़ी कॉम्प्लिकेट बात कर दी थी। तो जब बच्चों को चैनल्स, गेट्स, पंप्स ये समझ नहीं आता तो उसके लिए आसानी की कि एक्चुअली चैनल्स ही हैं, लेकिन चैनल्स में पंप हैं और गेट है। गेट दो तरह के हैं, नॉन वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेटेड। तो वापस से हम अपने टॉपिक पर जाते हैं बच्चों, जहाँ हम बात कर रहे थे इन्हीं चैनल्स के हिसाब से। तो पहले तो यहाँ कंपैरिजन किया सोडियम पोटाशियम, सोडियम सोडियम का, पोटाशियम पोटाशियम का। उसके बाद फिर यहाँ पर बात की जा रही है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन मैनेज करता है, सोडियम पोटाशियम पंप। पंप की बात है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एक्टिव में बेटा आप हमेशा पढ़ते हैं लो से हाई कंसंट्रेशन की मूवमेंट होती है। तो अब चूँकि सोडियम आयन को अगर हम देखें तो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ये अंदर से बाहर जाएंगे किसकी मदद से, पंप की मदद से। इसी तरह अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम इनर साइड पर ज़्यादा, आउट साइड पर कम। तो आउटसाइड से इनसाइड कम से ज़्यादा की तरफ जब भी जाएंगे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये काम कौन करेगा बेटा, ये पंप काम करेगा। इसी तरह से कह रहे हैं चैनल्स इन द मेम्ब्रेन आर स्पेसिफिक टू आयंस, जो भी बात की हमने। अब कुछ वन काइंड ऑफ आयंस रिस्ट्रिक्ट अदर आयंस पास थ्रू इट, यानी एक वक्त में एक आयन जा रहा होगा। द नेगेटिव आयन इनसाइड द न्यूरोलीमा आर क्लोराइड, ये भी याद रख रहे हैं। क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सारे नेगेटिव आयन हैं। तो इनर साइड की मेम्ब्रेन नेगेटिव रहेगी। सम प्रोटीन भी यहाँ पर मौजूद है, प्रोड्यूस इनसाइड एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउटसाइड द सेल, तो ये सेल से बाहर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले बेटा हमारे नर्व इम्पल्स में जो प्रोसेस आता है वो आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो रेस्टिंग नर्व सेल या न्यूरॉन हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब उसमें कोई स्टिमुलस रिसीव ना हो रहा हो। Resting membrane potential is only slightly permeable to these ions while the threshold established during action potential। अब ये threshold action potential ही थोड़ा सा आगे हम क्लियर करते हैं चीज़ों को। Potential difference of the positive and negative charges across the cell membrane are called membrane potential। हमने भी बात की थी, जो भी potential difference होगा वो कहलाएगा आपका membrane potential, और इसको हम मेजरमेंट करते हैं मिली वोल्ट्स में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है बेटा, -70 मिली वोल्ट, ये याद रख रहे हैं वैल्यू। नेगेटिव साइन किससे रिलेट कर रहा है कि इन साइड जो है उसमें नेगेटिव आयन ज़्यादा है। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं, यानी ये इफेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है रेस्टिंग पोटेंशियल से, तो हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड है, ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन लेस नेगेटिव है रेस्टिंग पोटेंशियल से, तो हम इसे कहते हैं डीपोलराइज। सफिशिएंट डीपोलराइजेशन रिजल्ट इन, ये डीपोलराइजेशन कब होती है बेटा, एक्शन पोटेंशियल के दौरान। व्हेन द मेम्ब्रेन इज रेस्ट, अब यहाँ हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी अभी कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, तो पोटाशियम आयंस इनर साइड पर ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको मेंटेन रखने के लिए कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइंस आउटसाइड द सेल रिलेटिव टू इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो बाहर की तरफ हमने कहा बेटा पॉजिटिव आयन ज़्यादा रहते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, इनर साइड पर नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल इज क्रिएटेड बाय सेल मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमेबल। ये याद रखना होगा आपको बेटा। यहाँ इन्होंने देखें कुछ चैनल्स भी दिखाए हैं, कुछ पंप भी दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। जहाँ भी एटीपी यूज़ हो रहा है आपको याद रख लेना है वो पंप है, यहाँ पर ये पंप मौजूद है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सोडियम के लिए इन्होंने दिखाए हुए हैं, पोटाशियम के चैनल, सॉरी पोटाशियम चैनल्स हैं, और यहाँ पर सोडियम चैनल दिखाए हुए हैं। कुछ जो हैं हमारे पास ओपन चैनल्स होते हैं, जिसको भी हमने कहा था ना, उनको लीकी गेट्स भी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है पोटाशियम आयंस की मूवमेंट के लिए देन द सोडियम आयन मूवमेंट। यानी आसान कर लें तो पोटाशियम आयंस को इजाज़त है कि वो
आ सकते हैं, जा सकते हैं, इनके लीकी चैनल्स मौजूद हैं, ज़्यादा लीकी चैनल्स मौजूद हैं। In neuron, potassium ions are maintained high concentration within the cell, while sodium ions are maintained at high concentration outside. वही बात दोबारा की है कि सोडियम को बाहर मेंटेन रखा जाता है, पोटाशियम को अंदर। सेल पजेस पोटाशियम एंड सोडियम लीकेज चैनल। देखो लीकेज चैनल दोनों के होते हैं, लेकिन ज़्यादा पोटाशियम के होते हैं। However, the neurons have far more potassium leakage channel, बताया मैंने आपको। Therefore, potassium diffuses out the neurolema at much faster rate than the sodium leaks in. यानी पोटाशियम बहुत तेज़ी से हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ आएगा, ओपन चैनल है ना, तो इसलिए आसानी से डिफ्यूजन से ये आता रहेगा। लेकिन बेटा अगर हम बात करें किसकी, अगर हम सोडियम की बात करें तो इसके चैनल्स, लीकी चैनल्स कम हैं। तो अगर हमारा पोटाशियम इनर साइड पर था, ठीक है, ये आउटसाइड चला गया, सोडियम जो आउटसाइड था ज़्यादा वो इनर साइड चला गया, तो इसे बैलेंस कौन रखेगा? इसे बैलेंस रखने के लिए बेटा हमारे पास मौजूद होता है सोडियम पोटाशियम पंप। तो बिकॉज मोर केटाइंस आर लीविंग द सेल देन एंटरिंग, दिस causes interior of the cell to be negative charge relative to the outside. Action of the sodium potassium pump help to maintain resting potential। ठीक है, मैंने बताया आपको। Recall, the sodium potassium pump brings 2 potassium ions into the cell while removing 3 sodium ions per ATP consume। एक ATP को कंज्यूम करेंगे तो देखें ये क्या कर रहे हैं, 3 सोडियम को ये उठाकर बाहर लेकर जा रहे हैं और 2 पोटाशियम को उठाकर ये अंदर लेकर आ रहे हैं। तो 3-2 का ये डिफरेंस याद रखना है आपको। As more cations are expelled from the cell than taken inside, the cell remain negatively charged. It should be noted that the chloride या chlorine ions tend to accumulate outside of the cell because they are repelled by negative charge proteins। कह रहे हैं कि क्लोराइड आयन बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि नेगेटिव आयन जो आपकी प्रोटीन की नेगेटिव चार्ज वो इसको रिपेल करती रहती है। तो सिर्फ हमारी बुक में, सिंध की बुक में क्लोराइड की बात की गई है, बाकी किताबों में क्लोराइड की बात नहीं की गई। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखें हम, तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है बेटा? AMP भी हम इसे कह रहे हैं। ये वो पोटेंशियल होगा जिसके दौरान आपका नर्व इम्पल्स की जनरेशन होगी, या हम ये कह रहे हैं कि जब स्टिमुलस रिसीव होगा। तो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर्ड व्हेन एनी स्टिमुलस रिसीव्ड, सोडियम चैनल ओपन इंस्टेंटली। जैसे ही स्टिमुलस रिसीव होगा, सोडियम के चैनल्स जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो ओपन होंगे, सोडियम आयन इनसाइड जाना शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग वैल्यू से चेंज हो जाएगा और डीपोलराइजेशन होगी, यानी इनर साइड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जब पहुंचेगा +50, देखिए सिर्फ +50 लिखा हुआ है, देन द गेट्स ऑफ सोडियम क्लोज। अब सोडियम के गेट्स, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम के चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम बाहर आ जाएगा। सोडियम बाहर से अंदर चला गया है, पोटाशियम बाहर आना शुरू हो गया है। और अब इसके नतीजे में क्या होगा बेटा? एज पोटाशियम गोज आउट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम नेगेटिव चार्ज वंस अगेन एंड रीपोलराइज। तो देखो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन प्रोसेस ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन्वॉल्व होता है। अब इन्होंने आगे भी यही बातें समझाई हुई हैं आपको। अब ये याद रखना है बेटा कि दिस रिटर्न ऑफ द रेस्टिंग स्टेज यूजुअली टेक 10 to 30 मिली सेकेंड। कितनी देर में होता है? 10 to 30 मिली सेकेंड पे। अब देखें स्टिमुलस जो होता है ना, वो भी, उसकी भी पावर होनी चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सके। अगर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, अगर नहीं करवा सकता तो एक्साइट नहीं कर पाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो सबसे पहले बेटा डीपोलराइजेशन के इवेंट देखें क्या होते हैं। डीपोलराइजेशन में हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मौजूद था, वो कम होना शुरू हो जाए, पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। इट रेफर्स टू ग्रेडेड पोटेंशियल स्टेट बिकॉज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की पावर कितनी होनी चाहिए? -55 मिली वोल्ट,
ये चेंज करेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमने बात की थी, अभी वही बात की जा रही है। दिस रिजल्ट इन द अल्टरनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा यहाँ पर कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे। तो स्टिमुलस काज करेगा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। देखो डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ठीक है, ये बात ऊपर भी की थी 10 टाइम्स वाली, यहाँ भी दोबारा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस by 10 times more than the resting state for this sodium voltage gated channel open। देखो ये की पॉइंट है बेटा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे। एक्शन पोटेंशियल स्टेट इज बेस्ड ऑन ऑल और नन मेथड। एक्शन पोटेंशियल किस पर काम करता है, ऑल और नन पर। यानी दो पॉसिबिलिटी होती हैं, अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू का नहीं है तो फिर कोई एक्शन पोटेंशियल पूरी मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑल या तो सब या फिर कोई नहीं, ऐसे कह रहे हैं। और अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो फिर ये जनरेट करेगा इम्पल्स को और ये पूरी न्यूरोलीमा की लेंथ में फैलेंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, ये हमने पहले ही बात की, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा, डीपोलराइजेशन होगी। चैनल्स कब क्लोज होंगे बेटा, जब हमने कहा था वो मैक्सिमम वैल्यू 50 पर पहुंच जाएंगे। तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। फॉर दिस रैपिड चेंज टेक प्लेस विद इन द इंटीरियर ऑफ सेल, सेवरल इवेंट मस्ट अकर अलोंग द न्यूरोलीमा। कौन कौन से इवेंट्स बता रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूज टू वर्क, द वोल्टेज गेटेड चैनल दैट हैड बीन क्लोज। सोडियम पोटेशियम पंप जो है बेटा ये कंटिन्यू काम करते रहेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो यहाँ क्लोज रहेंगे। वाइल द सेल वाज एट रेस्टिंग, क्या कह रहे हैं, देखो बेटा समझे मैं आपको, रेस्टिंग कंडीशन में वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद रहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं, लीकी चैनल काम करते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे ही ये चैनल एज द सोडियम आयन रश बैक इनटू द सेल द एडेड पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा, पंप रुक जाएगा। ठीक है, पंप का काम फिलहाल वक्ती तौर पर रुक जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस सोडियम के बाहर से अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो कौन से चैनल्स ओपन होंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे। As the sodium ion rush back into the cell, they add positive charge to the cell interior and the change of membrane potential from negative to positive. Once the interior of cell membrane becomes positively charged, जब एक बार ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, डीपोलराइजेशन कंप्लीट, और फिर सोडियम के चैनल्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम चैनल बंद होंगे, दूसरे चैनल्स कौन से थे बेटा, पोटाशियम चैनल्स थे, ये ओपन होना शुरू हो जाएंगे। अब जहाँ बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखी हुई है ना, इस बात को समझें, जहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखी हुई है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ये लीकी चैनल्स की बात कर रहे हैं, देखें आप लीकी चैनल्स। और जहाँ पर एटीपी को यूज़ करवा रहा है ये आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कौन करता है, सोडियम पोटाशियम पंप। और बेटा हमारे पास जो सिंपली फैसिलिटेड डिफ्यूजन से मैकेनिज्म होगा वो आपके पास होगा सोडियम और पोटाशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल से। अब रीपोलराइजेशन कौन सी कंडीशन है, दोबारा से इलेक्ट्रिकल बैलेंस का रिस्टोर हो जाना, यानी फिर से नेगेटिव इनर साइड और पॉजिटिव आउटसाइड। ड्यूरिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड एक्सोप्लाज्म द पोटाशियम चैनल विल ओपन। क्या कहा था हमने, जैसे पॉजिटिव वैल्यू पर पहुंचेगा पोटाशियम चैनल ओपन होंगे, तो एफ्लक्स करवाएंगे पोटाशियम आयंस का पोटाशियम चैनल्स की मदद से। तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं किसके बेटा, पोटाशियम के ओपन हो जाएंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे। तो देयर इज नो सोडियम आयन विल मूव इनसाइड द मेम्ब्रेन, देयरफॉर रीपोलराइजेशन हेल्पिंग मेंटेनिंग या रीस्टोरिंग ओरिजिनल मेम्ब्रेन स्टेज। अब यहाँ ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखें सबसे पहले तो इन्होंने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बताया है, जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा आपके पास एक्शन पोटेंशियल का सबसे पहला पार्ट सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, डीपोलराइजेशन शुरू हो गई। जैसे ही मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर अब देखें सोडियम के जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल ओपन, पोटाशियम चैनल ओपन तो रीपोलराइजेशन।
अब होता ये है बेटा कि पोटाशियम के जो चैनल्स हैं वो काफ़ी देर तक ओपन रहते हैं। होना ये चाहिए था कि ये इसी लाइन पर आकर मेंटेन हो जाते, या अगर हम इस लाइन से समझें यहाँ से मेंटेन हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे तक चला गया है, पोटाशियम चैनल्स इतनी देर तक बाहर गए हैं कि पोलैरिटी मज़ीद नेगेटिव से भी और कम की तरफ चली गई। हमने कहा था ना, अगर ज़्यादा पोलैरिटी चेंज हो जाएगी यानी नेगेटिविटी होगी तो वो हाइपर पोलराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, ये हाइपर पोलराइजेशन की बात की। मज़ीद आगे भी समझते हैं। कह रहे हैं until potassium channel close, the number of potassium ion that have moved across membrane is enough to restore, तो काफ़ी होते हैं। रिजल्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपरपोलराइज, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ओपन रहते हैं, तो जिसकी वजह से आप देखें -70 से वैल्यू कहाँ पहुँच गई है, -90, यानी यहाँ तक बेटा ये -70 वैल्यू रहनी थी, लेकिन इसकी वजह से -90 हो गई है। अब देखिए मोर नेगेटिविटी। After a cell has been depolarized, if it undergoes one final change into internal charges, अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो फ़र्क आ गया ना, सोडियम पहले बाहर थे अभी अंदर चले गए हैं, पोटाशियम अंदर थे बाहर चले गए हैं। ठीक है, अगर ये तो मेंटेन हो भी गए, रिस्टोर भी हो गए, तो फिर भी बात ठीक है कि -70 भी बैलेंस कर ली गई। बस प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो सोडियम बेटा बाहर होता था आपका, वो तो आ गया है, वो सोडियम अंदर आ गया है, और जो पोटाशियम अंदर होता था ये बाहर चला गया है, तो इसको भी तो रिवर्स होना है ना। तो इसको रिवर्स कौन करेगा, याद करें, इसको रिवर्स करने के लिए हमारे पंप मौजूद है। आफ्टर अ सेल हैज़ बीन रिपोलराइज, ठीक है, हमने बात की, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल दैट हैड बीन ओपन व्हाइल द सेल वाज अंडरगोइंग डीपोलराइजेशन इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज विद इन। अब देखिए इन्होंने इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें लिख दी हैं, आपको इसको ज़रूरत नहीं है समझने की, बस आप इतना याद रखें, पोटाशियम आयन ज़्यादा देर तक, पोटाशियम के चैनल ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन होती है, और सोडियम पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए फिर से पंप काम करेगा। अब जिस वक्त तक ये सोडियम पोटाशियम बैलेंस नहीं होंगे उस वक्त तक आपका न्यूरॉन कोई और इम्पल्स रिसीव नहीं करेगा। इसको हम सिनेप्टिक डिले, ये सब चीज़ें हम आगे देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो फेडरल ने इन चीज़ों को अच्छे से बयान किया है। ये आ गया रिफ्रैक्टिव पीरियड जिसकी मैं बात कर रहा था। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है, एक ब्रीफ पीरियड है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड सेल, मेम्ब्रेन खुद को तैयार करती है सेकेंड स्टिमुलस के लिए, तो इट परसिस्ट ओनली फॉर 2 मिली सेकेंड्स। अब इस कंडीशन में सोडियम एटीपी ड्राइविंग पंप, मैंने कहा था ना पंप काम करेंगे और वो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम पोटाशियम की मेंटेन करेंगे, ताकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो गई थी, ख़राब से बरात ये कि सोडियम जो बाहर मौजूद था वो अंदर आ गया है, पोटाशियम जो अंदर था वो बाहर चला गया है, इसे मेंटेन करने का जो टाइम पीरियड है वो रिफ्रैक्टिव पीरियड कहलाता है। ये प्रोसेस एटीपी से चलेगा क्योंकि पंप है बेटा, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क है। हाइपर पोलराइजेशन को इन्होंने फिर से बताने की कोशिश की कि रीपोलराइजेशन की वजह से ओवर शूट आ जाता है सेल में, जिसमें पोटाशियम आयन कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं बाहर, और ये भी कह सकते हैं कि हम क्लोराइड इन्फ्लक्स करना शुरू कर देते हैं क्लोराइड के चैनल्स की मदद से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास नेगेटिविटी इनसाइड मेम्ब्रेन बढ़ जाती है। तो होना ये चाहिए था -70, ये पहुंच गई थी -90 पर, ये बात हमने डिस्कस की अभी। अब आते हैं बेटा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है सिनेप्स, यानी जब एक इम्पल्स जो जनरेट हो चुकी है वो ट्रांसफ़र करें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। तो सिनेप्स क्या है, द जंक्शन दैट कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन एंड अनदर सेल। अब ये सेल भी हो सकता है, न्यूरॉन भी हो सकता है, कोई मसल सेल भी हो सकता है। तो सिनेप्स इज फाउंड इन बिटवीन टू न्यूरॉन, सेंसरी रेसिप्टर्स में दरमियान भी हो सकता है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान भी, मोटर न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान भी, इसी तरह न्यूरॉन्स और ग्लैंड सेल्स के दरमियान भी। यानी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि न्यूरॉन के दरमियान भी सिनेप्स हो सकता है,
सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर्स के दरमियान में भी सिनेप्स हो सकता है। इसी तरह मोटर न्यूरॉन मसल्स के दरमियान में भी, मोटर न्यूरॉन और ग्लैंड्स के दरमियान में भी। सिनेप्स का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले जहाँ से इम्पल्स जानी है तो वो आपका प्री सिनेप्टिक सेल कहलाएगा। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन। और दूसरी तरफ जहाँ रिसीव हुए होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक हैं। तो पोस्ट सिनेप्टिक क्या होते हैं बेटा? ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं अगर न्यूरॉन का केस हो। और इनके दरमियान में एक छोटा सा गेप होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की बात करें, देखिए मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्स इज कॉल्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। एनिमल्स में 2 तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अब देखिए सिंपल सी बात समझनी है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इन्वॉल्व डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जो गेप जंक्शंस की मदद से जुड़ा होता है। तो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक डायरेक्टली मैसेज पहुंचा देगा। These make it possible for impulse to transmit the neuron to neuron without delay and with no loss of signal strength. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स सीएनएस में मौजूद होते हैं और रैपिड स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट करवाते हैं। स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट, स्टीरियोटाइप कहते हैं रस्मी सी, रेगुलर सी, ऐसे रेगुलर मूवमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर कॉमन इन इन्वर्टिब्रेट्स। ये कह रहे हैं इन्वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में कम कॉमन है। अब देखिए 2 अजीब बातें की हैं हमारी बुक ने। पहले ये कह रहे हैं कि सीएनएस में मौजूद होते हैं और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं। तो बात ये समझाना चाह रहे हैं बेटा, वर्टिब्रेट्स में भी सीएनएस होता है और आपके पास बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स में भी नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स काम करता है। और सबसे बड़ी मेजॉरिटी में जो सिनेप्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो होते हैं केमिकल सिनेप्स। सिंपल लाइन है कि बेटा यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में थोड़ा सा गेप ज़्यादा होता है। गेप कितना होता है हम आगे पढ़ते हैं इसे। तो अब 2 न्यूरॉन्स के दरमियान गेप है तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो जो ये प्री सिनेप्टिक एक्सॉन है वो स्वेलिन रीजन रखते हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके पास वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के अंदर आपको कुछ केमिकल नज़र आ रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक है, क्योंकि किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट भी हो सकता है। और दरमियान में एक गेप है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। अब जब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही बेटा एक्सॉन की तरफ पहुंचा है, देखो नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? देखें जो कैल्शियम के चैनल से वो ओपन होंगे, तो कैल्शियम बाहर से फौरी तौर पर अंदर आना शुरू हो जाएगा। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। आपको याद रखना है बेटा, जब भी न्यूरोट्रांसमीटर की इन्वॉल्वमेंट होगी, कैल्शियम आयंस या कैल्शियम चैनल्स का रोल होगा। तो कैल्शियम चैनल रैपिडली इन हुए। अब इन कैल्शियम चैनल्स की वजह से क्या होगा? ये जो वेसिकल्स हैं ये मूव करेंगी एक्सॉन की मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। और यहाँ से ये रिलीज़ होंगी किस मेथड से बेटा? एक्सोसाइटोसिस से, या न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करेंगी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर देखें बाइंड करेंगे लिगेंड गेटेड चैनल्स के साथ। लिगेंड गेटेड चैनल बेटा आइनोट्रॉपिक चैनल भी कहते हैं, यानी ये यहाँ पर स्पेशल रिसेप्टर्स के साथ आकर बाइंड कर जाएंगे। जब ये बाइंड करेंगे तो नेक्स्ट न्यूरॉन में इम्पल्स प्रोड्यूस कर देंगे। तो अब ये इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर दूसरे न्यूरॉन को इन्होंने इम्पल्स जनरेट करवा दी तो फिर इनका क्या होगा? क्या ये वहीं मौजूद रहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स? तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन द आयन चैनल्स दे कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये इधर एक्साइट द मेम्ब्रेन बाय ब्रिंगिंग वोल्टेज क्लोजर। अच्छा यहाँ पर एक और बात समझनी है कि न्यूरोट्रांसमीटर भी अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा इसकी क्लासिफिकेशन में। आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक्साइटेटरी भी होता है, ये आपके पास इनहिबिटरी भी होता है। तो ये यहाँ यही बता रहे हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है कि एक्साइट करे मेम्ब्रेन को, या फिर ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज़्यादा पावर रखता हो, या फिर हम कह रहे हैं इनहिबिट करेगा तो ये हाइपरपोलराइजेशन और नेगेटिविटी बढ़ाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट बी रैपिडली रिमूव। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल क्या होगा, इनके साथ क्या किया जाएगा? देखिए 3 काम होते हैं इनके साथ।
या तो यहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट से रिमूव किए जाएंगे ताकि नया इम्पल्स भी आए। तो कौन कौन से मेथड हैं? एक तरीका तो ये है कि एंजाइम्स की मदद से इनको डाइजेस्ट कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से प्रोड्यूस हुए थे वो उसे रीअपटेक कर लें, ठीक है, ग्लाइल सेल्स की मदद से। और तीसरा तरीका या तो ये ब्लड में जाकर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर 2 तरीके बताए हैं, वैसे 3 तरीके होते हैं, हम आगे भी देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास नर्व इम्पल्स सिनेप्स हमारी बुक से, ठीक है। यहाँ पर बेटा यही मैकेनिज्म दोबारा बताया गया, एक्शन पोटेंशियल पहुँच रहा है, आप देखें तो फिर यहाँ पर वेजिकल्स मौजूद हैं और फिर वोल्टेज गेटेड चैनल कैल्शियम के ओपन हुए, कैल्शियम एंटर होगी तो फिर वेजिकल मूव करेंगी और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा हमारे पास कहाँ पर अटैच होते हैं? देखें, हमने कहा था ना कि स्पेशली लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स क्या हैं, आयनोट्रॉपिक चैनल भी कहते हैं, और ये अलाउ करते हैं सेलेक्टेड आयंस को। तो अब जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ अटैच होगा वो इम्पल्स जनरेट करवाएगा दूसरे न्यूरॉन के लिए। तो अगर हम स्टेप वाइज देखें तो नंबर 1 में एक्शन पोटेंशियल पहुँच रहा है, फिर कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे हैं। थर्ड में देखें तो कैल्शियम की एंट्री की वजह से सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज़ करेंगी एक्सोसाइटोसिस की मदद से न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज़ होंगे और बाइंड करेंगे लिगेंड गेटेड चैनल्स के साथ। नंबर 5 में देखें तो बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ओपन लिगेंड गेटेड चैनल्स रिजल्टिंग डिग्रेडेड पोटेंशियल। और फिर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखें, मैंने क्या कहा था, या तो डिफ्यूजन हो जाएगा या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन या फिर रीअपटेक हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब हम जाते हैं फेडरल पीटीबी और केपीके की बुक की तरफ। तो पंजाब ने इतना ज़्यादा इसके पर ज़्यादा बात नहीं की है, ठीक है, लेकिन फेडरल ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक सेकंड हम देखें तो ये हो गई है हमारी 32 मिनट्स, ठीक है। ओके बेटा, अब अगर हम इसको देखें फेडरल के पीटीबी और यानी पंजाब टेक्स्ट बुक केपीके से, तो पहले फेडरल में देखें वही बातें समझाई गई हैं नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी, ओके। जनरेशन के लिए ट्रांसमिशन इम्पल्स फिर से इन्होंने कहा, देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। मैंने आपको जो बात समझाने की कोशिश की थी वो ये थी, देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रही है, यहाँ जहाँ पर आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये लीकी चैनल्स की मदद से हो रही है, ठीक है। और पैसिव में एक होती है फैसिलिटेटेड, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल दिखाए हैं, सिर्फ इसको लीकी चैनल दिखाया है। तो लीकी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल जब कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तभी ओपन होंगे। बाकी देखें इन्होंने सेम वैल्यूज दी हैं, 70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पर भी वही बातें हैं जो हमारी बुक में लिखी हैं कि पोटाशियम 30 टाइम्स, सोडियम 10 टाइम्स, देखें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यही समझाता रहता हूँ आपको कि जहाँ डिफरेंस हो उस चीज़ को हाईलाइट करो, जहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है उसको रहने दो। तो ये सेम टू सेम है हमारी बुक में भी। आगे बढ़ें बेटा, तो देखें यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताया कि क्यों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव रहता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं जिनको हमारी बुक ने नेगेटिव चार्ज प्रोटीन कहा था, या अमाइनो एसिड्स भी कह रहे हैं, आरएनए भी कह रहे हैं। और लीकी चैनल्स की मैंने बात की थी कि पोटाशियम के लीकी चैनल ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी आउटर साइड पॉजिटिव रहता है, इनर साइड नेगेटिव रहता है, ठीक है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा बेटा, देखें वही बातें की हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सब थ्रेशोल्ड, और सबसे पहले डीपोलराइजेशन बता रहे हैं बच्चों। तो डीपोलराइजेशन में देखें इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से वैल्यू पहुंचती है 50 मिली वोल्ट्स पर, इसको डीपोलराइजेशन कह रहे थे। तो ये प्रोसेस कह रहा है 1 मिली सेकेंड, हमारी बुक में 1 to 2 था, यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है।
आगे चलें तो देखें रीपोलराइजेशन की उन्होंने बहुत ही सिंपल बात कर दी है कि रीपोलराइजेशन में क्या होगा, सोडियम गेट बंद होंगे और हमारे पास पोटाशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा और रीपोलराइजेशन होगी। हाइपरपोलराइजेशन में हमने क्या कहा था, सोडियम गेट जल्दी बंद होते हैं, पोटाशियम के गेट्स जो हैं वो देर तक खुले रहते हैं। तो यहाँ ये कहेगा कि देयर इज़ अ डिले इन द क्लोजर ऑफ, ये देखें, पोटाशियम गेट्स। तो हाइपरपोलराइजेशन। रिफ्रैक्टिव पीरियड में हमने कहा था सोडियम पोटाशियम का वापस से बैलेंस होना। ये चार्ट ज़रा समझ लें, देखें -70 मिली वोल्ट था ये कंडीशन पर, थ्रेशोल्ड 50 का आया, -50 का, तो देखें डीपोलराइजेशन हुई, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होना शुरू हो गई और जैसे ही ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, हमने क्या कहा था 50 पर, देखिए ये 50 पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम के चैनल्स बंद होंगे, पोटाशियम ओपन होंगे, पोटाशियम ओपन होंगे, तो अब ये रीपोलराइजेशन, लेकिन रीपोलराइजेशन कैसी हो गई थी, हाइपरपोलराइजेशन। ये सब कुछ सेम टू सेम है, बस ये लास्ट लाइन देखें आप, दिस रिटर्न ऑफ द मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल -70, रिफ्रैक्टिव पीरियड कितनी देर का होता है, 4 मिली सेकेंड्स का। सो अ न्यूरॉन कैन कंडक्ट 250 इम्पल्स पर सेकेंड। देखिए ये आपको वैल्यू याद रखनी है। आगे चलें तो सिनेप्स में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम बताया हुआ है बेटा, ठीक है, वही बातें हैं। प्री सिनेप्टिक हमने कहा था, पोस्ट सिनेप्टिक हमने कहा था, क्लेफ्ट की हमने बात की थी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की, सिनेप्टिक नोब्स की बात की, ठीक है। यहाँ पर सिनेप्टिक वेदिकल्स हैं, फिर इसने सारा मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बता दिया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसने बस एक बात थोड़ी सी इजाफी के तौर पर कर दी है कि जो डीपोलराइजेशन है, अगर वो एक्साइटेटरी होगा, तो हमने कहा था ना एक्साइटेशन काज करेगा, इनहिबिटरी होगा, इनहिबिशन काज करेगा। तो ये बेटा मैं आपको एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, न्यूरोट्रांसमीटर अलग से वीडियो में समझाऊंगा। और ये भी हमने बात की थी कि हो सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहाँ ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स मौजूद हों। तो देखो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्टेस, और एड्रीनलिन को, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर थे तो इनको डिग्रेड करने वाला एंजाइम मोनोमाइन ऑक्सीडेज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में देखिए इसने एक रीज़न बताया है आपको कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ होती है, रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो 0.2 नैनोमीटर का है, 20 एंगस्ट्रॉम ऐसे भी कह सकते हैं, बल्कि 20 एंगस्ट्रॉम भी नहीं कहें, 2 एंगस्ट्रॉम पे, तो 0.2 नैनोमीटर। तो एक्शन पोटेंशियल यानी अगर क्लेफ्ट जो है गेप 0.2 नैनोमीटर से कम है तो फिर यहाँ तो केमिकल ट्रांसमिशन होनी है, अगर बड़ा है इससे गेप ज़्यादा है तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए 0.2, और इससे बड़ा गैप है तो फिर केमिकल ट्रांसमिशन यानी न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व होंगे। पंजाब की बुक ने भी बेटा कोई ख़ास बात डिफरेंट नहीं की, बस इसने रीज़न बताया हुआ है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन रहते हैं, सोडियम पोटेशियम आयंस की वजह से, वही डिस्ट्रीब्यूशन, वही 10% सब कुछ वही बताया है। इसने 20 टाइम्स की बात कर दी है बस, ठीक है, पोटेशियम आयन 20 टाइम्स, वहाँ 10 टाइम 20 टाइम, बाकी देखिए 10 फोल्ड लिखा है 10 टाइम्स, हमारी किताब में, फेडरल की किताब में 30, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 30 से ही याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, बाकी देखें वही चैनल्स, वही पंप्स, सोडियम पोटाशियम चैनल, सोडियम पोटाशियम पंप, एटीपी की मदद से नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन लीकेज ऑफ सोडियम पोटाशियम आयन्स। हमने कहा था कि पोटाशियम आयन को ज़्यादा परमिबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लीकी चैनल से निकलते रहते हैं। नर्व इम्पल्स में देखें एक्शन पोटेंशियल की बात की, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले नर्व इम्पल्स के फैक्टर्स बताए हुए हैं आपको, ठीक है, जो जो चेंज करेंगे इस आरएमपी को। तो सोडियम पोटाशियम की मूवमेंट होगी, हमने क्या कहा था, सबसे पहले सोडियम इन होगा, फिर पोटाशियम आउट होगा, सोडियम इन होगा तो सोडियम गेट ओपन होंगे, पोटाशियम आउट होगा, पोटाशियम गेट्स ओपन होंगे।
चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। नॉर्मल स्पीड, ये स्पीड की बात भी हमने अगली वीडियो में करनी है। ये कह रहे हैं नॉर्मल स्पीड नर्व इम्पल्स की 100 मीटर पर सेकेंड है, मैक्सिमम 120 हो सकती है। सिनेप्स में बेटा वही चीज़ें बताई हुई हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कई बार कि आपके पास चीज़ें सब कुछ सेम हैं, तो इससे कंफ्यूज ना हो। जब आपके पास फेडरल भी आएगा, पंजाब भी आएगा, केपी के भी आएगा, चीज़ें वही की वही हैं। आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपके सामने हर चीज़ मौजूद हो कि बेटा डिफरेंस कहाँ है। अब ये कह रहे देयर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड माइक्रोस्कोपिक गेप्ट आर लेफ्ट बिटवीन देम। अब ये कह रहा है कि अगर कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो वो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, अदरवाइज गैप होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास केमिकल ट्रांसमिशन होगी। बाकी बेटा देखें सब कुछ सेम है, बस इसने थोड़े से न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम बताए हुए हैं। ये मैंने कहा आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। एसिटाइलकोलिन, एड्रीनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, सीएनएस में मौजूद होता है, ठीक है, और बाकी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भी। अब ये आपकी केपीके की बुक में डिफरेंट बात की है, बस एक पॉइंट ये डिफरेंट है, ईच ऑफ द वेजिकल्स। कौन सी वेजिकल्स बेटा, जो हमारे एग्जाम में थी, कितने मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं, 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। बाकी बेटा देखें ये कह रहा है इम्पल्स दो तरह की होती हैं, कंटिन्यूस होती है, एक साल्टेटरी होती है। कंटिन्यूस कहाँ होगी, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स में सोडियम पोटाशियम आयन कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे, ठीक है। और माइलिनेटेड कंडीशन में माइलिन शीथ होगी तो ये इम्परमिएबल है इन चार्जेस के लिए। तो अब जो भी इम्पल्स है उसे जंपिंग फॉर्म में जाना पड़ेगा। जो जंपिंग फॉर्म में जब जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, साल्टेटरी इम्पल्स। अब कॉमन सेंस से बेटा साल्टेटरी इम्पल्स फास्टर होती हैं कंटिन्यूस इम्पल्स से। अब सिनेप्स दो तरह के, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमने क्या कहा था, जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो गैप है वो ओनली 0.2 नैनोमीटर का हो, और अगर ये गैप 20 नैनोमीटर से ज़्यादा है या 20 नैनोमीटर का है तो फिर हमारे पास केमिकल सिनेप्स होगा। इसी तरह यही इन्फॉर्मेशन बेटा यहाँ कुछ इंडियन बुक्स में भी दी हुई हैं, तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। बस इंडियन बुक्स ये कहती हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सोप्लाज्म एक्सोलीमा पर मौजूद होता है, हमारी बुक कहती है न्यूरोलीमा पर। तो मेनली बेटा ये एक्सोलीमा के साथ मैं तो सपोर्ट करूँगा एक्सोलीमा को, ठीक है। इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इम्पल्स में हमने कहा मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन्स की पोलराइज होती हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, तो ये इजीली पोलरिटी रिवर्स होगी, डीपोलराइजेशन वापस से गेन होगी, रीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल। इसी तरह बेटा यहाँ पर इन्होंने वही सोडियम आयन चैनल्स की बात की है जो कितनी देर के लिए खुलते हैं, 0.5 मिली सेकेंड्स के लिए। और रीपोलराइजेशन में हमने बात कर ली, साल्टेटरी कंडक्शन की बात कर ली, जंपिंग फॉर्म में होगी माइलिन शीथ की वजह से। और इम्पल्स ट्रांसमिशन की हमने बात की, सिनेप्स, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की हमने बात की थी, देखें यहाँ पर 0.2 नैनोमीटर की बात की है। और गेन कह रहा है फास्टर ट्रांसमिशन इम्पल्स होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की एज़ कम्पेयर टू केमिकल। तो फिर यहाँ भी इन्होंने वही बात की है कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इतने कॉमन नहीं होते, केमिकल कॉमन होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से होते हैं। और उसके लिए हमने भी बात की थी कि यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके पास 20 नैनोमीटर का गैप हो। अच्छा यहाँ पर देखें इन्होंने कैल्शियम आयंस के बारे में बताया है कि 10,000 टाइम्स मोर द कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्री साइनेप्टिक नोब। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन ये साइनेप्टिक इन द फ्लूइड ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में 10,000 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्री साइनेप्टिक रीजन्स। तो ये 10,000 दो जगह यूज़ हो गया है आपके पास। एक तो कह रहे थे न्यूरो ट्रांसमीटर 10,000 मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन में भी फ़र्क बता दिया। अच्छा अब देखें सोडियम पोटाशियम पंप जो है उनको हम सोडियम पोटाशियम ट्राईफॉस्फेटेज या सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप भी कहते हैं। एक्साइटेबिलिटी की डेफिनेशन दी है, एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू परसीव इम्पल्स स्टिमुलस एंड बिकम एक्टिव ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास एवरेज होता है -70, लेकिन इसकी रेंज होती है -60 to -85 इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन विद रेस्पेक्ट टू द आउटर साइड। और एक्शन पोटेंशियल रेंज बिटवीन +30 to +45। हमारी बुक +50 तक लिख रही थी, तो देखिए रेंज जो है ना वो मिनिमम टू मैक्सिमम होती है, और हमारी बुक ने एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये इस तरह से भी पहले MCQ आ चुका है। थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हमारी न्यूरोट्रांसमीटर और वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स पर होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।